नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स करवा लिए हैं और कुछ चैप्टर्स हमारे बाकी हैं, तो हम वो भी जल्द करवा देंगे। जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं या जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। इन सारे चैप्टर्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं, क्योंकि ये हमारा चैनल नया है, तो अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अभी 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और आप अगर अपनी तरफ से सब्सक्राइब करते हैं तो हमको थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं जैसे आपको बताता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम तो जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम जो है वो ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर फैक्टर्स दैट लेड ग्लोबलाइजेशन, वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, और बाद में ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट हम जो है पॉजिटिव भी पढ़ेंगे और ये इम्पैक्ट हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा चैप्टर का ओवरऑल जो है वो ओवरव्यू है कि इन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट यह रहेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, तो ये वाला जो है आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम ग्लोबलाइजेशन देखेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ एमएनसी। अब ये एमएनसी क्या होता है, ये अब जैसे जैसे हम क्लास पढ़ेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन। किसके बीच में इंटरकनेक्शन? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो इंटरकनेक्शन है इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कितना है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरकनेक्शन। किसका इंटरकनेक्शन? आपका और मेरा नहीं, आपका और मेरा नहीं। इंटरकनेक्शन हम बात कर रहे हैं कंट्रीज की। तो कंट्रीज के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन है, कंट्रीज के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल इंडिया से लोग जो है वो भूटान जा रहे हैं और भूटान से लोग इंडिया आ रहे हैं, तो ये भी एग्जांपल क्या है? ग्लोबलाइजेशन का। इंडिया का सामान भूटान जा रहा है और भूटान का सामान इंडिया आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। इंडिया का पैसा भूटान जा रहा है, भूटान का पैसा इंडिया में आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, क्या यहाँ पर कनेक्शन बता रहे हैं हम, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर अपन बहुत सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है? इंटरकनेक्शन अक्रॉस कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमी। मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन क्या? इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अब ये इंटरकनेक्शन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है तो फाइनेंस हो गया, दो सरकार आपस में कनेक्टेड है तो वो पॉलिटिकल हो गया, अगर ट्रेड कर रहे हो तो इकोनॉमिक हो गया, अगर आप घूमने जाते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया से बहुत सारे लोग नेपाल जाते हैं, जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है वहां पे, तो घूमने जाते हैं लोग एज अ पिलग्रिमेज साइट, तो वो क्या हो गया? आपका सोशल कनेक्शन हो गया या कल्चरल कनेक्शन हो गया। जैसे इंडिया से लोग हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो वो भी एक कल्चरल कनेक्शन हो गया। तो ये जो है इंटरकनेक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती है।
लेकिन क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो हम ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ इकोनॉमी के टर्म से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ट्रेड की बात करेंगे, पैसे के फ्लो की बात करेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या डिफरेंट कंट्रीज, इतनी डेफिनेशन है। अब ये जो इंटरकनेक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ सोशल बता सकते हो, कल्चर बता सकते हो, इकोनॉमी बता सकते हो और आपका पॉलिटिकल बता सकते हो। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन की क्या डेफिनेशन? इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी। इकोनॉमी में क्या मतलब है? यहां पर भी इंटरकनेक्शन ही बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्शन बात एक ही। इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया से जो सामान बाहर जा रहा है वो फॉरेन ट्रेड है, और बाहर से जो इंडिया आ रहा है वो भी फॉरेन ट्रेड है। इंडिया से जो पैसा बाहर जाके कोई फैक्ट्री लगाता है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई बाहर का यहाँ पर आके पैसे लगा के फैक्ट्री खोलता है तो उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कुल मिला के इंटरकनेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। These MNCs have played major role in connecting different countries of the world. अब ये जो MNCs है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बहुत बढ़ा दिया। पहले अगर आप ग्लोबलाइजेशन देखो, जब MNCs नहीं आई थी तो हमारा ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ट्रेड तक सीमित था। हम बाहर कुछ सामान बेचते थे, बाहर से सामान कुछ आता था, हम यहाँ से बाहर फैक्ट्री लगाते थे, कोई बाहर वाला यहाँ पे फैक्ट्री लगाता था। तो ये पहले सिंपल ट्रेड था। सिंपल ट्रेड था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। ठीक है, आपने यहाँ से सामान बाहर भेजा, बाहर से यहाँ पर आया। लेकिन एमएनसीज के आने के बाद जो है यहाँ की फैक्ट्री बाहर लगने लगी और बाहर की फैक्ट्री यहाँ पर लगने लगी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चर। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज। आप एमएनसीज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब सवाल आता है, देखो 2 डिकेड मतलब 20 साल पहले इंडिया में कार ब्रांड जो थी वो बहुत कम थी और आज के समय में इंडिया में कार ब्रांड्स बहुत सारी है। पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया में एम्बेसडर चलती थी तो हिंदुस्तान मोटर्स होती थी वहां पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप 1990s के बाद देखोगे तो इंडिया में बहुत सारी कार कंपनीज आ गई। फोर्ड आ गई, शेवरलेट आ गई, फॉक्सवैगन आ गई, बहुत सारी, टोयोटा आ गई। ये पहले नहीं थी। इसका मतलब 1990s के बाद ये जो इंटरकनेक्शन है ये बढ़ा है। अगर पहले नहीं था इसका मतलब बाहर की ब्रांड नहीं थी तो इंटरकनेक्शन कम था। 1990s के बाद अगर ये इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, तो उसको हम जानेंगे। इन लास्ट 2 डिकेड्स, डिकेड मतलब 10 साल होता है, तो 2 डिकेड मतलब 20 साल हो गए। इन लास्ट 2 डिकेड्स आर मार्केट हैव ट्रांसफॉर्म। हमारे जो मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म हो गए। कैसे ट्रांसफॉर्म हुए? ये पहले कम ब्रांड थी, उसके बाद में ज्यादा ब्रांड हुई। अब इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जो है नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके समय में ये लाई गई। अभी LPG क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, व्हाट लेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केट। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गए, किसकी वजह से हुए? MNCs की वजह से। MNCs क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। इसको भी हम अभी पढ़ेंगे। Until mid 19th century, most of the production was within the countries. Mid 19th century तक जो है ज्यादातर जो प्रोडक्शन है, मिड 19th century मतलब 1850s की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1815 के आसपास जितना भी प्रोडक्शन होता था, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंट्री के विद इन ही होती थी। फॉर एग्जांपल आज आपको फोन चाहिए तो फोन आपके पास आजकल सैमसंग का भी है, आईफोन का भी है, जो बाहर से आता है। पहले आपकी जो डिमांड होती थी वो कंट्री में ही बनती थी। तो ये कह रहा है अंटिल मिड 19th century मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज विद इन कंट्री। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंट्री में ही बनता था और कंट्री में ही सेल होता था। एंड देयर वाज लिटिल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन बहुत कम मूवमेंट था रॉ मटेरियल का। जैसे हमने यहाँ से गेहूं बाहर भेज दिया, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि 1850 तक जो ये कनेक्शन है ये बहुत कम था, क्योंकि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंट्री में बन रही है और कंट्री में ही कंजम्पशन हो रहा है और थोड़ा बहुत आप बाहर भेज रहे हो, कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। लेकिन
जैसे जैसे एमएनसीज का आना स्टार्ट हुआ वैसे वैसे ये जो इंटरकनेक्शन है ये बढ़ने लग गया। मतलब आपकी जो अब डिमांड है वो कंट्री से फुलफिल नहीं हो रही है, वो बाहर की कंट्री से फुलफिल हो रही है, और बाहर की कंट्री की डिमांड बाहर की कंट्री से फुलफिल हो रही है। ट्रेड वॉज ओनली मीन्स दैट कनेक्टेड कंट्रीज। 1815 तक अगर अपन कनेक्शन की बात करें तो सिर्फ ट्रेड से ये कनेक्शन था, लेकिन एमएनसी जब आई तो ये कनेक्शन सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं हो गया। मतलब आपने बाहर सामान भेजा और बाहर सामान आपने खरीदा तो ये हो गया ट्रेड। ये 1815 तक चलता था, लेकिन जब एमएनसीज आई तो हमारा इंटरकनेक्शन सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं हो गया। ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब तक एमएनसी नहीं आई थी तो भी ग्लोबलाइजेशन था। अच्छा, पहले भी ग्लोबलाइजेशन था, आज भी ग्लोबलाइजेशन है। पहले ग्लोबलाइजेशन कम था, आज ज्यादा है। इसका मतलब पहले कनेक्शन कम था, आज कनेक्शन ज्यादा है। पहले कनेक्शन किसके रिलेटेड था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन आज जो कनेक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो है ही है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एमएनसी के आने के बाद पॉसिबल हुई है। अब सवाल ये आता है एमएनसी क्या है? तो एमएनसी का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी। नाम में ही लिखा हुआ है, मल्टी मतलब बहुत, नेशनल मतलब कंट्री। बहुत सारी कंट्री के अंदर अगर एक कंपनी के वेयर हाउस है या फैक्ट्रीज है तो उस कंपनी को आप क्या बोलोगे? एमएनसी बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके टाटा हो गए, तो टाटा की जो है वो ऑफिसेज फैक्ट्रीज आपको इंडिया में भी मिलेंगे, टाटा के ऑफिसेज फैक्ट्रीज आपको यूनाइटेड किंगडम में भी मिलेंगे। ठीक है, तो एक कंट्री और आप बहुत सारे उनके ऑफिसेज है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एप्पल हो गया, तो एप्पल कंपनी तो यूएसए की है लेकिन फोन बनता है चाइना के अंदर। तो एप्पल के जो है वो आपके ऑफिसेज यूएसए में भी है, चाइना में भी है। तो एक से ज्यादा, जैसे गूगल हो गया तो गूगल के ऑफिसेज आपके यूएसए में भी है और इंडिया में भी है। डिलॉयट हो गया, ठीक है, इनका मतलब क्या है? आपके एक से ज्यादा कंट्री के अंदर अगर ऑफिसेज है तो उसको अपन मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन companies that owns or control production in more than one country। एक से ज्यादा कंट्री के अंदर को अगर एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। यूएसए में भी सामान बन रहा है, चाइना में भी सामान बन रहा है सेम कंपनी का, तो वो यूएसए में भी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है और चाइना में भी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, व्हाई? ऐसा क्यों करते हैं? टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एप्पल वाले सारे फोन यूएसए में ही क्यों नहीं बना लेते? चाइना में क्यों बना रहे हैं? चाइना में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चाइना में वो जो फोन बना रहे हैं क्वालिटी यूएसए की और चाइना की फोन की क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन वो यूएसए में वो फोन महंगा बन रहा है, चाइना में वो सस्ता बन रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं? फोन चाइना में बनवाते हैं, बेचते हैं आपके यूएसए में। ठीक है, तो एमएनसी जो है वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए एक से ज्यादा कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्शन हाउसेज खोल देते हैं। जब वो एक से ज्यादा कंट्री में अपने प्रोडक्शन हाउसेज खोलते हैं, इसका मतलब क्या है? यूएसए की कंपनी ने अगर अपना प्रोडक्शन हाउस चाइना में और इंडिया में खोला है तो यूएसए चाइना और इंडिया के साथ क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया। इंटरकनेक्शन का ही तो नाम ग्लोबलाइजेशन है। तो जैसे जैसे एमएनसीज आई वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ने लग गया। कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, चीप लेबर मिलता है इनको चाइना में, एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो यूएसए में बनेगा तो यूएसए में लेबर महंगी है, यूएसए में रॉ मटेरियल महंगा है, वही एज कंपैरेटिव टू चाइना में सस्ता है, इसलिए वो चाइना के अंदर जो है अपना प्रोडक्शन लगा लेते हैं। ये मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि उसको वो सस्ता पड़ रहा है। हर एक कंपनी का एक मोटो होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? जहां पर उनका खर्चा सबसे कम आएगा। उनका खर्चा कहां पर सबसे कम आएगा? वो कंट्री सर्वे करती है, देखती है, फिर वहां पर अपना प्रोडक्शन हाउस लगाती है। ठीक है, एग्जांपल देखो, देयर इज एन एमएनसी विच प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। एक एमएनसी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल मशीनरी बनाती है इंडस्ट्रीज की। ठीक है, अब ये जो मशीन बनेगी, इस मशीन की डिजाइन कहां पर हो रही है? इस मशीन की डिजाइन हो रही है यूएसए में। कहां पर हो रही है? अच्छा, ये कंपनी भी कहां की है? ये एमएनसी भी कहां की है? यूएसए की। यूएसए की कंपनी है और यूएसए में कंपनी ने उसको एक मशीन बनानी है, उस मशीन की डिजाइन बना दी। अब वो जो मशीन की डिजाइन बनाई तो उस मशीन में उनको 10 अलग अलग पार्ट चाहिए, वो मिला के वो जो है वो मशीन बनेगी। तो जो 10 अलग अलग पार्ट्स हैं वो कहां पर हो रहे हैं? आपके चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। डिजाइन भेज दी चाइना वालों को कि हमको ऐसी मशीन बनानी है, इसमें ये पार्ट्स लगेंगे, तो वो पार्ट्स चाइना वाले बना देते हैं।
वो पार्ट्स चाइना 10 अलग अलग पार्ट्स बना दिए और वो 10 पार्ट्स जो है वो बेचते हैं आपके मेक्सिको और ईस्ट यूरोप, और वहां पर वो 10 पार्ट को कंबाइन करके एक पूरी मशीन बना देते हैं। कस्टमर केयर, अगर वो मशीन के अंदर कभी कोई खराबी आ जाए तो आप कस्टमर केयर पे कॉल लगाते हो, कस्टमर केयर का सेंटर है इंडिया में, और मार्केट जो है वो जो मशीन बनी है वो बिक रही है आपकी यूएसए और यूरोप के अंदर। अब आप बोलोगे सर इतना क्यों दिक्कत की, जब उनको मशीन यूएस कंपनी यूएसए की है और मशीन वापस यूएसए में बेच रहे हैं, तो फिर चाइना, मेक्सिको और ये इंडिया का क्यों झमेला पाला? एक ही जगह कर लेते, एक जगह करते तो उनको मैनेज करने में आसानी होती, ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर भी एक्सपैंड कर दिया। क्यों एक्सपैंड किया? क्योंकि अगर वो एक ही जगह करते तो उनको मैनेज करने में आसानी होती, लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता। उन्होंने अलग अलग जगह एक्सपैंड किया तो हर एक जगह उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है इनको, वो फैलाने के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है एज कंपेरेटिव टू अगर एक ही जगह वो करते तो। इसको अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे। लुकिंग एट अबव एग्जांपल वी कैन सी दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ग्लोबली। ऊपर वाले एग्जांपल को हम देख के बता सकते हैं कि गुड्स ग्लोबली प्रोड्यूस हो रहे हैं और ग्लोबली भी सेल हो रहे हैं। जैसे अलग अलग कंट्री में बना और अलग अलग कंट्री के अंदर वो बेचा जा रहा है, तो ग्लोबली बन रहा है और ग्लोबली ही सोल्ड हो रहा है। तो इसका क्या है, कनेक्शन बता रहा है, इंटरकनेक्शन। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे। अब ये जो प्रोडक्शन है एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का, इसको आपने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्यों कॉम्प्लेक्स बना दिया? अलग अलग जगह आपके जो है वो प्रोडक्शन हाउसेज है। अगर एक ही जगह होता तो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल होता, लेकिन आपने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। क्यों कॉम्प्लेक्स आपने किया? हाउ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे। कैसे जो है प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज है और सिंपल वे में ऑर्गेनाइज नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि एक जगह नहीं बन रहा है, अलग अलग जगह बन रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। आपने देखा होगा स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिजाइन यूएसए में हो रहा है, मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है, असेंबली जो है वो आपकी मेक्सिको और ईस्ट यूरोप में हो रही है, कस्टमर केयर इंडिया में है, और आपका जो है वो सोल्ड आपका यूएसए और ईस्ट यूरोप में हो रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, असेंबली हो गया, एक्सेट्रा, एंड स्प्रेड अक्रॉस ग्लोबली, यूएसए, चाइना, मेक्सिको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बता रहा है कि आपने प्रोडक्शन को जो है वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया है। अब क्यों बनाया आपने कॉम्प्लेक्स? फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर आप कहाँ कर रहे हो? चाइना में। चाइना में आप मैन्युफैक्चर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको चाइना में चीप लेबर मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वहां पर आपको चीप रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। और यही अगर आप यूएसए में करते तो आपको यूएसए में लेबर महंगी मिलती है और रॉ मटेरियल महंगा मिलता, तो आप यूएसए के अंदर आपका जो मैन्युफैक्चर है वो कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर आपने असेंबली लाइन कहां पर की? मेक्सिको में और ईस्ट यूरोप में। अच्छा, आपको ये प्रोडक्ट बेचना कहाँ है? आपको बेचना है यूएसए। तो यूएसए के पास में आपका मेक्सिको है, और यूरोप में बेचना है तो ईस्ट यूरोप आपके यूरोप के बिल्कुल पास में है। मेक्सिको और ईस्ट यूरोप क्यों किया? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि चाइना में पूरी पार्ट्स बने और चाइना में ही उस पार्ट की असेंबली हो गई, और फिर वो चाइना से यूरोप जा रहा है और चाइना से यूएसए जा रहा है, तो जो मशीन बनी हुई है उसको ट्रांसपोर्ट करना सही तरीके से, उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर दिया, जिस कंट्री में बेचना उस कंट्री के पास में, वहां से असेंबल करके मेक्सिको से यूएसए अगर आपको भेजना है तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम आएगा एज कंपेरेटिव टू चाइना से यूएसए भेजना है या चाइना से यूरोप भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट कम आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम आ गया। कस्टमर केयर इंडिया में क्यों? इंडिया में क्योंकि इंडिया में बहुत स्किल्ड पॉपुलेशन है इंजीनियर्स की। वो टेक्नोलॉजी भी समझती है, वो मशीन भी समझती है, और वो इंग्लिश बोलना भी जानती है, ठीक है। दे कैन इजीली अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, एंड इंडिया इज ऑल्सो लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। इंडिया में क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर हैं, तो उनको जो मशीन में जो टेक्नोलॉजी लगी है वो उनको पता है, मशीन उनको पता है, अच्छे से वो उसको समझ सकते हैं, और वो लोग अच्छे से इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो कस्टमर केयर इसके कारण आपने इंडिया में रखी। बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एमएनसी कॉट 50 to 60% प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इन्होंने इतना जो फैलाया है प्रोडक्शन कॉस्ट को, अगर ये पूरा यूएसए में करते तो मान लो कि इनके मशीन की कॉस्ट निकल कर आती 1 लाख रुपए, लेकिन अब इन्होंने फैला दिया तो अब इनके जो आ रही है वो आ रही है 50,000। आधी आपने रेट कम कर दी इतना झमेला करने के बाद, ठीक है। इसलिए एमएनसी जो है एक से ज्यादा कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्शन हाउस को एक्सपैंड करती है। व्हाई एमएनसी मेक प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स?
क्यों करती है प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एमएनसी? एक ही जगह क्यों नहीं कर लेती? Why MNC spread expand their production unit to another country? क्यों कर रही है वो एक्सपैंड? आपको एक ही रीजन है क्यों कर रही है। एमएनसी का एक मोटो है, क्या मोटो है उसका? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? या तो अपनी सेल बढ़ा के, या फिर उसका जो खर्चा लग रहा है उसको कम करके। तो क्योंकि एमएनसी अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को इतना फैला देती है तो उनका खर्चा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों होता है वो मैंने अभी बता दिया। तो एमएनसी अपना खर्चा कम करने के लिए अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देती है। तो वाई एमएनसी मेक प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स, या वाई एमएनसी स्प्रेड एक्सपैंड द प्रोडक्शन यूनिट टू दी अनदर कंट्री? इट हेल्प एमएनसी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है वो मेड इन चाइना है, इट इज यूएस कंपनी नॉट चाइनीज कंपनी। एप्पल यूएसए की कंपनी है लेकिन फोन का बन रहा है चाइना में, क्योंकि जो चाइना में फोन बन रहा है उसका कॉस्ट कम आ रहा है और वो जो यूएसए में बनेगा उसका कॉस्ट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। समझ में आया? आगे देखो, Where does MNC spread, expand और set up production unit? MNC कहां पर अपनी यूनिट को बढ़ाएगी? कहां बढ़ाएगी? जहां पर उसका खर्चा सबसे कम आएगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने चाइना ही क्यों चुना? असेंबली के लिए उन्होंने मेक्सिको और ईस्ट यूरोप ही क्यों चुना? कस्टमर केयर के लिए इंडिया ही क्यों चुना? क्योंकि उनका खर्चा सबसे कम वहीं पे आ रहा है। ठीक है। MNC will expand where cost of production is low. MNC कहाँ expand करेगा? जहाँ cost of production सबसे low होगा। Cost of production will low where? कहाँ पर होगा cost of production low? Location should be close to market. For example हमने देखा मेक्सिको प्लस ईस्ट यूरोप जो है वो मार्केट के एकदम क्लोज है, तो आप फाइनल प्रोडक्ट को आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी चाइना और आपका इंडिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर करनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लगाए, गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे तो कंपनी वहां पर जाकर एक्सपैंड करेगी। फॉर एग्जांपल अभी टेस्ला और इंडिया गवर्नमेंट की बात चल रही है, टेस्ला इंडिया आना चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट उन पे बोलती है अगर आपको इंडिया में लगाना है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्स देंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ जाएगा। चाइना वाले अगर टेस्ला को बोलते हैं कि हम तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे तो फिर वो वहां चला जाएगा। ठीक है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो होनी चाहिए। अदर फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? आपका पावर आ जाएगा आपका, फिर आपका कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, और गवर्नमेंट। इफ एमएनसी फाइंड सुटेबल कंडीशन दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर दी प्रोडक्शन। अगर ये सारी कंडीशन सुटेबल होती है एमएनसी के लिए तो वो उस कंट्री के अंदर अपनी जो है वो यूनिट को स्टैब्लिश कर देते हैं। एमएनसी बाइज एसेट, एमएनसी जो है अगर जिस कंट्री में उसको एक्सपैंड करना है तो वहां पर जाके वो एसेट खरीदती है। एसेट्स क्या होते हैं? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई एंड अदर इक्विपमेंट। मनी स्पेंड बाय एमएनसी टू बाय एसेट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर अपन देखें तो ओल्ड ग्लोबलाइजेशन जो है, ओल्ड ग्लोबलाइजेशन वो सिर्फ फॉरेन ट्रेड तक सीमित था। फॉरेन ट्रेड जिसके अंदर क्या आता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो नया ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर जो है फॉरेन ट्रेड तो आ ही रहा है प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। इसका मतलब एक्सचेंज तो हो ही रहा है, गुड्स प्लस सर्विसेज, यहाँ पे जो है मनी भी फ्लो कर रही है। तो अब ये जो है एमएनसीज ने ग्लोबलाइजेशन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहले भी ग्लोबलाइजेशन होता था, आज भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पहले ग्लोबलाइजेशन लिमिटेड था, आज ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है। पहले इंटरकनेक्शन कम था, आज इंटरकनेक्शन ज्यादा है। आज इंटरकनेक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि एमएनसीज आ गई है। एमएनसीज के आने से ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़िया? क्योंकि एमएनसी अपना खर्चा कम करना चाहती है, इसलिए वो एक ऐसी कंट्री में अपना प्रोडक्शन प्लांट को स्टैब्लिश करती है जहां पर उसका खर्चा सबसे कम निकल कर आए। तो जब वो दूसरी कंट्री में जाकर अपना प्रोडक्शन प्लांट स्टैब्लिश करती है तो वो एक तरह से दो कंट्री को आपस में इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टेड बना देती है, और जब इंटरकनेक्शन होता है तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा, और फिर हमने एमएनसीज को पढ़ा। एमएनसीज क्या होती है? एमएनसीज अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करती है, एमएनसीज इतना एक्सपैंड क्यों करती है, एमएनसी कहां पर एक्सपैंड करती है, एमएनसी क्यों एक्सपैंड करती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा फ्राइडे शाम 4 बजे, और हम इसमें लेक्चर 2 करेंगे जिसमें हम फैक्टर्स दैट लेड
ग्लोबलाइजेशन, वो फैक्टर्स जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको ये आज का चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल नया है तो अगर आप थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसी तरीके से हम आपके लिए जो है वो आने वाले टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम मिलते हैं फ्राइडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।